हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं आपके सामने लेक्चर नंबर 17 और इसका टाइटल है सेंटर ऑफ मास। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास के ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो जेईई मेन में आ रखे हैं। तो इसमें सबसे पहला सवाल, सबसे आसान सवाल हम कह सकते हैं इसे, जो 2021 में आया हुआ है कि एक प्रोजेक्टाइल है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है। आपको एंगल भी बता रखा है, एंगल 45 है, स्पीड बता रखी है 5√2 मीटर पर सेकेंड और आपको मास बता रखा है 5 ग्राम इसका मास है। आपको बताना है कि चेंज इन लिनियर मोमेंटम आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक क्लासिक तरीका ये है कि आप इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लीजिए। इस वेलोसिटी को u मान लीजिए अभी के लिए। ये हो जाएगा आपके पास u/√2 और ये हो जाएगा आपके पास u/√2। ऐसे ही हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हवा में जब पार्टिकल होता है, जब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर जब वो आता है तो सेम स्पीड उस पार्टिकल के पास होती है। इसका मतलब यहाँ पे स्पीड यदि u के बराबर है, यहाँ पर भी स्पीड कितनी होगी, u के बराबर होगी। ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा। तो मैं कह सकता हूँ ये वाला कंपोनेंट भी u/√2 होगा, ये वाला कंपोनेंट भी u/√2 होगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप लीनियर मोमेंटम इनिशियल लिख लीजिए कि मास m इंटू u/√2 आई कैप प्लस u/√2 जे कैप। ये आपके पास इनिशियल लीनियर मोमेंटम है। और फाइनल लीनियर मोमेंटम की बात करें तो आपको मिलेगा ये m इंटू u/√2 आई कैप और प्लस u/√2 माइनस जे कैप। अब यहाँ से आप p फाइनल माइनस p इनिशियल निकाल सकते हैं और इसका मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका आपके पास है डायरेक्ट, जो है कि आपको पता है कि ये वाली जो वेलोसिटी है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। इसका मतलब जब इनके मोमेंटम्स इस डायरेक्शन में आप चेंज निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 0। तो मोमेंटम में जो चेंज आया है वो सिर्फ y वाले डायरेक्शन के मोमेंटम में चेंज आया है। और मोमेंटम में मास इनटू वेलोसिटी होता है। मास तो चेंज हुआ नहीं है, वेलोसिटी जो है ऊपर से नीचे हो चुकी है। इसका मतलब डबल चेंज आया है वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी में। तो मैं कह सकता हूं कि जो डेल्टा p है हमारे पास होगा, दैट विल बी इक्वल टू m इंटू 2 टाइम्स डेल्टा v कितना है, u/√2। यानी कि m इंटू डेल्टा v मैंने कर दिया है, तो डेल्टा v कितना हुआ, 2 टाइम्स इंटू वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। तो ये आपको मिल जाएगा, डबल चेंज आया है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई वेलोसिटी। तो यहाँ से ये हट जाएगा, ये आएगा आपके पास 5 ग्राम, 5 इंटू 10⁻⁻3, ये हो जाएगा √2 और ये आपके पास हो जाएगा 5√2। सो 50 इंटू 10⁻⁻3 आ जाएगा। सो 5 इंटू 10⁻⁻2 विल बी योर आंसर। ठीक, तो आपको इसके टर्म्स में आंसर देना है। सो 5 विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि ऑब्जेक्ट m1 मास का है, इलास्टिकली कोलाइड करता है m2 मास के ऑब्जेक्ट से जो रेस्ट में है, और कोलिजन के बाद वो दोनों इक्वल स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो आपको m2:m1 निकालना है। तो सवाल कुछ ऐसा है कि यहाँ पे पार्टिकल्स की बात हो रही है। एक पार्टिकल का मास है m1 और मान लीजिए इसकी स्पीड जो है u के बराबर है। दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है m2 जो रेस्ट पे है। टकराने के बाद क्या होता है कि ये जो m1 है ये इस तरफ जाता है और m2 जो है वो इस तरफ जाता है, और दोनों की जो स्पीड्स हैं वो कॉमन है। तो मैंने मान लिया ये vc के बराबर है। ठीक, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप एक इक्वेशन लगा सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बिकॉज पूरे सिस्टम पर कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं है। जो भी फोर्सेस हैं वो इनके आपस में कोलाइडिंग फोर्स हैं, इंटरनल फोर्सेस हैं। तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा m1 इंटू यू, इसका लीनियर मोमेंटम 0। इनिशियली ये सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हो चुका है। फाइनल पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे आप m1 इंटू माइनस वी प्लस m2 इंटू वी। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, यहाँ से आपको मिल जाता है vc इज इक्वल टू m1 इंटू यू डिवाइडेड बाय m2 माइनस m1। तो ये रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब आप यहाँ पे लगा सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है कि इलास्टिक कोलिजन है। तो यहाँ पे आप E इज इक्वल टू 1 यूज कर सकते हैं, यानी कि स्पीड, रिलेटिव स्पीड जो है आफ्टर द कोलिजन, या कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ अप्रोच। स्पीड ऑफ सेपरेशन कितना है आपके पास, vc प्लस vc, ये स्पीड ऑफ सेपरेशन है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ अप्रोच कितना है आपके पास, u माइनस 0। तो यहाँ पे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 टाइम्स vc इज इक्वल टू u। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा vc इज इक्वल टू u/2। अब ये वैल्यू जो है आप यहाँ पे उठा के रखिए तो आपको मिलता है यहाँ पे दैट u/2 इज इक्वल टू m1 इंटू यू डिवाइडेड बाय m2 माइनस m1। तो यहाँ से u से u कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपको मिलता है 2m1 इज इक्वल टू m2 माइनस m1
और यहाँ से आपको मिलेगा 3m1 इज इक्वल्स टू m2। तो यहाँ से m2/m1 आपको मिल जाता है, दैट इज 3:1। सो 3:1 जो है आपका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक आपके पास 10 किलो की बॉल है और वो मूव करती है इतनी वेलोसिटी से अलोंग एक्स एक्सिस, एक दूसरी 20 kg की बॉल को ये हिट करती है। फिर कहा गया है कि आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट बॉल कम्स टू रेस्ट while the second ball disintegrates into two equal pieces. One starts moving along y-axis and one with a speed of 10 meter per second and second we start blah 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 blah. ठीक है, अच्छा 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 अच्छा। अब देखिए क्वेश्चन में कि क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा है कि कोलिजन से पहले एक 10 किलो की बॉल है और वो मूव कर रही है कितनी स्पीड से, 10√3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। एक दूसरी बॉल, भारी बॉल इसके सामने रखी है और जिसका मास है 20 kg। बेचारी रेस्ट पे रखी है, आराम से बैठी है, सोचती है कि इसका जीवन जो है कितना सिक्योर है, और ये बॉल आके इसको हिट करती है। हिट करती है तो हिट करने के बाद 10 किलो वाली जो बॉल है वो आराम करने लगती है, रेस्ट पे आ जाती है, और 10 किलो बॉल के जो है परखच्चे उड़ जाते हैं। और एग्जैक्टली बताऊं तो परखच्चे, 2 परखच्चे उड़ते हैं, 2 पार्ट्स में ये टूट जाती है और 2 इक्वल पार्ट्स में टूट जाती है। और उसका एक पार्ट जो है बेटा वो ऊपर जाता है कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड से, और इसका जो आधा दूसरा पार्ट है वो मूव करता है, मान लीजिए v स्पीड से वो मूव करता है 30 डिग्री एंगल पर। 30 डिग्री एंगल बनाते हुए ये मूव करता है v स्पीड से। सो v के आप 2 कंपोनेंट कर लीजिए। यहाँ पे जो मैंने वेलोसिटी अज्यूम की है, ओप्स, यहाँ पे जो वेलोसिटी मैंने अज्यूम की है इसके आप 2 कंपोनेंट्स कर लीजिए। कंपोनेंट आएगा आपके पास v√3/2 और एक कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ v/2। तो ये आपके पास इनिशियल सिचुएशन है बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं है, तो मैं यहाँ पे पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ। लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब मैं जब लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने की बात कहता हूँ तो इसका मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी हम अलग अलग लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं इस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व करूंगा और एक बार इस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व करूंगा। तो मैं पहले इस डायरेक्शन में बिफोर एंड आफ्टर मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने जा रहा हूं। तो देखिए बेटा, पहले इसका मास है 10 किलो और इसकी वेलोसिटी है 10√3। ये रेस्ट पे था भाई साहब, ये तो ये हमारा इनिशियल मोमेंटम हो गया एक्स डायरेक्शन में इनिशियल, और इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ पे 10 kg का पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे है और हमारे जो यहाँ पे दूसरा 10 kg का पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है v√3/2 स्पीड से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको v√3/2। तो यहाँ से आपको क्या क्या मिल जाता है कि 10 से मर गया 10 और यहाँ से आपको मिलेगा 20, √3 से मर गया √3, तो यहाँ से v मिलता है आपको 20 के बराबर। 20 के बराबर जो है आपको रिजल्ट यहाँ पे मिला है, और वही आपसे पूछा गया है कि कितनी स्पीड से ये मूव करते हैं। सो आंसर है 20। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन से हमारा आंसर आ गया। हम चाहें तो वाई डायरेक्शन में भी लगा सकते थे ये वाली सिचुएशन, ये वाली कंडीशन की लीनियर मोमेंटम वाई डायरेक्शन में कंजर्व है, तो भी हमारा आंसर मिल जाता हमको सेम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है एक डिस्क है, ओहो क्वार्टर डिस्क है, जिसका रेडियस है a के बराबर। आपको बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। सेंटर ऑफ मास होगा इस तरीके से, आप सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, आपको x की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो क्वार्टर डिस्क का मुझे याद नहीं है एक्चुअली, लेकिन मुझे सेमी डिस्क का जो है वो याद है। तो हम सेमी डिस्क से क्वार्टर डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। तो चलिए कैसे निकालेंगे देखेंगे। तो आप क्या करिए कि 2 क्वार्टर डिस्क ले लीजिए, उनको साथ साथ रख दीजिए। मैंने 2 क्वार्टर डिस्क रखी हैं, क्वार्टर डिस्क ये रही 2 क्वार्टर डिस्क, और इन दोनों को यदि मैं साथ साथ रख देता हूं तो हमें एक सेमी डिस्क जो है मिल जाती है। इन दोनों को पास पास रख देंगे तो क्या हो गया, ये सेमी डिस्क हमें मिल जाती है। इस पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए तो मैं बता सकता हूं कि इन दोनों के सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे लाई करता है। ये बात हम जानते हैं। कितना होता है सेंटर ऑफ मास, 4r/3 पाई डिस्टेंस पे, 4r/3 पाई डिस्टेंस पे पूरी सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास होता है, ये बात जानते हैं। तो मैंने माना कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है कहीं यहां पर होगा मान लीजिए, और उसका y कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया लेट्स से y के बराबर है, और मैं कह सकता हूं सिमिलरली कि इस वाली क्वार्टर डिस्क का सेंटर ऑफ मास भी कहीं यहां पर होगा और उसकी डिस्टेंस भी इस लाइन से मैं मान लेता हूं y के बराबर है।
इस क्वार्टर डिस्क और इस क्वार्टर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मासेस हैं वो यहाँ पर और यहाँ पर हैं, उनकी इस ओरिजिन से जो बाई कोऑर्डिनेट है वो कितना है, y के बराबर है, और दोनों सिस्टम का जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है वो 4r/3 पाई डिस्टेंस पे है। तो मैं कह सकता हूँ m इंटू वाई प्लस m इंटू वाई डिवाइडेड बाय टोटल मास 2m इज इक्वल टू पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यानी सेमी डिस्क का सेंटर ऑफ मास विच इज इक्वल टू 4r/3 पाई। तो यहाँ से m चला गया, यहाँ पे आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 4r/3 पाई। तो हमारा आंसर 4r/3 पाई। तो इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, y कोऑर्डिनेट जो है वो 4r/3 पाई की टर्म्स में लिखा जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 के बराबर हो जाएगी। हमारा आंसर आ जाएगा 4 के बराबर। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें दिया है कि दो आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं A और B, और ये तीनों ही आइडेंटिकल हैं, इनके मासेस बराबर हैं, ये दोनों स्प्रिंग से अटैच्ड हैं, ये मूव करता है किसी स्पीड से। थर्ड ब्लॉक C, ये स्पीड जो है v के बराबर है। आपको बताना है मैक्सिमम कंप्रेशन इस स्प्रिंग में कितना होगा यदि ये इनसे आके चिपक जाता है। ओहो, ये इनसे आके क्या करता है, चिपकता है क्या, नहीं, ये रेस्ट पे आ जाता है, ये टकराने के बाद इनसे रेस्ट पे आ जाता है। तो हमें बताना है कि इस पूरी स्प्रिंग में कितना मैक्सिमम कंप्रेशन हमें मिलने वाला है। तो मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि जब आफ्टर कोलिजन की जो कंडीशन है, मैं मान लेता हूं कि इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन आ चुका होगा, और मैक्सिमम कंप्रेशन आने का मतलब है कि ये दोनों जो ब्लॉक्स हैं A और B, ये कॉमन स्पीड से भाग रहे होंगे। बिकॉज तभी ऐसा हो सकता है कि जब इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो, तभी जाके हमारी जो स्प्रिंग है उसमें मैक्सिमम कंप्रेशन या एक्सटेंशन आ सकता है। तो मैंने मान लिया इस समय मैक्सिमम कंप्रेशन है, दोनों की स्पीड जो है वो बराबर हो चुकी है, और हमारा ये जो भाई है C, ये रेस्ट पे आ चुका है। ये कंडीशन मैंने मान ली, ठीक बात। तो मैं पूरे सिस्टम के लिए लगा सकता हूं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बिकॉज पूरे सिस्टम पर, पूरा सिस्टम में कौन कौन है, A, B और C, इस पूरे सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मैं लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगा सकता हूं। तो सिस्टम में ये दोनों तो रेस्ट पे हैं इनिशियली, ये वेलोसिटी v से जा रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया m इंटू वी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम में इन तीनों का मोमेंटम लिखना होगा। तो ये रेस्ट पे है, ये vc से जा रहा है, ये vc से जा रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ 2m इंटू vc। तो यहां से आपको vc की वैल्यू मिल जाती है, दैट इज इक्वल टू v/2। अब आप लगा सकते हैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे कोई भी डिसिपेटिंग टाइप का फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। तो पहले जो है काइनेटिक एनर्जी है हमारे सिस्टम के पास ½ इज इक्वल टू, बाद में हमारे पूरे सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ½ इंटू 2m इंटू VC² प्लस ½ इंटू k इंटू x मैक्स का स्क्वायर। तो आप यहां से VC की वैल्यू यहां पुट करना और आपको आंसर जो है मिल जाएगा कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा हमारी स्प्रिंग में। ठीक है, आसान सवाल है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें दिया है कि एक हमारे पास बुलेट है, एक हमारे पास बुलेट है और वो मूव कर रही है किसी स्पीड से, वो आके इस वुडन ब्लॉक में धंस जाती है, और धंसने के बाद पूरा जो सिस्टम है, सिस्टम में कौन कौन है, ये प्लैंक और बुलेट, ये दोनों जो है साथ साथ उठ जाते हैं और 9.8 सेंटीमीटर के बराबर जो है वर्टिकल डिस्टेंस ये ट्रेवल कर लेते हैं और फाइनली रुक जाते हैं। तो आपको बताना है कि इनिशियल जो स्पीड थी बुलेट की वो कितनी रही होगी, जिससे हमारा ये जो पूरा सिस्टम है ये 9.8 सेंटीमीटर ऊपर उछल चुका है। तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कैसे कि ये हमारे पास बुलेट है और यहाँ पे हमारा रखा है प्लैंक। ये बिफोर कोलिजन जो है सिचुएशन में बना रहा हूँ, इसकी स्पीड मैंने मान ली किसके बराबर है, u के बराबर मैं मान लेता हूँ, u के बराबर। और इनिट सेंटर ऑफ मास v क्या दिया हुआ है, अच्छा कुछ नहीं दिया है v, ठीक है। तो मैंने मान ली स्पीड u है बिफोर कोलिजन बुलेट की, और ये टकराता है और इसके अंदर धंस जाता है, बुलेट इसके अंदर पार हो चुका है, और ये जो पूरा सिस्टम है मैंने मान लिया v स्पीड से मूव करता है। ठीक, यहाँ पे इसका मास जो है वो 0.01 kg है, 10 ग्राम का बुलेट है, और 10 ग्राम का मतलब कितना हो गया 0.01 किलोग्राम। इसका मास है 5.99 किलोग्राम, और पूरे सिस्टम का मास कितना हो जाएगा 6 किलोग्राम। तो बिकॉज इस कोलिजन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0.01 इंटू यू
प्लस 0, ये पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है, इज इक्वल टू पूरे सिस्टम का फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना हो गया 6 इंटू वी। तो यहाँ से v आपको मिल जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाई 6 इंटू यू। ये आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। दूसरा आप क्या लगा सकते हैं कि हमारा सिस्टम जो है यहां से पहुंच चुका है यहां, तो इस मोमेंट से जब ये पूरा सिस्टम चलना स्टार्ट करता है और ये पूरा सिस्टम जो है यहां पे आके रुक जाता है, वेलोसिटी 0 हो जाती है सिस्टम की, और पूरा सिस्टम जो है कितना वर्टिकली मूव कर चुका है, h हाइट वो मूव कर चुका है। तो मैं यहां से यहां के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी लगा सकता हूं, या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की जगह आप ये भी लगा सकते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो यहां से यहां तक जो है सिर्फ ग्रेविटी ने यहां पे काम किया है। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी लिख सकता हूं मैं 6 इंटू 9.8 इंटू एच 9.8 बाय 100। ये वर्क डन बाय ग्रेविटी हुआ है, वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस में है, बिकॉज ग्रेविटी नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो ये नेगेटिव वर्क डन किया है ग्रेविटी ने, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है पूरे सिस्टम की, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास हाफ इंटू 6 इंटू वी स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। यहां पे आपके पास वेरिएबल क्या है, v है, और v की वैल्यू इसके बराबर है, तो यहां से आप अल्टीमेटली u निकाल सकते हैं, आपका आंसर जो है आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है कि एक पार्टिकल है कैपिटल M मास का, और जो रेडियस r के सर्कल में घूमता है, इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इससे दिया जाता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इतना है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इतना है n स्क्वायर r इंटू टी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूं कितनी होगी, v स्क्वायर बाय r के बराबर। r को यहां ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा स्पीड कितनी हो जाएगी आपके पास, n स्क्वायर r स्क्वायर टी स्क्वायर का अंडर रूट, तो मिल जाएगा आपके पास n r n t। अब बेटा ये देखिए कि स्पीड जो है यदि पार्टिकल की सर्कुलर मोशन में वेरिएबल है, तो उस सर्कुलर मोशन को नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक टेंजेंट के अलोंग उसके पास जो है फोर्स का कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे मैं इस वेलोसिटी को यदि डिफरेंशिएट कर देता हूँ, सो dv बाई dt स्पीड का डिफरेंशिएशन जो होता है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में मास से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे टेंजेंशियल फोर्स मिल जाता है, जो पार्टिकल की वेलोसिटी के साथ साथ एक ही डायरेक्शन में, एक ही लाइन के लॉन्ग लग रहा है। तो यहाँ पे मास लेंगे m और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा आपके पास nr। सो फोर्स मिल चुका है आपके पास mnr। आपको निकालना क्या है, पावर डिलीवर्ड निकालनी है। पावर का फॉर्मूला है fv जो है पावर का फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस पावर का। तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है mnr, और इंटू वेलोसिटी कितनी है आपके पास nrt। तो यहां से आप देखिए क्या क्या चीज हो गई है, m n स्क्वायर r स्क्वायर t। तो आपको जो सही ऑप्शन है मिल जाएगा m n स्क्वायर r स्क्वायर t, ये वाला ऑप्शन जो है मिल जाएगा आपको m n स्क्वायर r स्क्वायर t। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें दिया है कि एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है और उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है सेंट्रीपिटल, दैट इज a r स्क्वायर। फिर से कुछ ऐसा ही सवाल है, देखते हैं। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपको बतानी है कितनी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी बतानी है यदि आपको फोर्स दिया हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है आपके पास a r स्क्वायर, और हम जानते हैं ये बात कि F की जो वैल्यू होती है माइनस ऑफ du बाय dr के बराबर होती है। तो मैं ये वाला रिलेशन जो है इस्तेमाल यहाँ पे कर सकता हूँ। तो यहाँ से आपको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिल जाने वाली है, दैट du इज इक्वल टू a r स्क्वायर dr, 0 से u, 0 से लेके r, 0 से लेके r, तो आपको मिल जाएगा ये a r क्यूब बाई 3। तो ये आपको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिल जाती है यहाँ से, पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, बिकॉज हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो mv स्क्वायर बाय r के बराबर होता है, और ये किसके बराबर दिया है, a r स्क्वायर के। तो यहाँ से mv स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, a r क्यूब, और यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। सो काइनेटिक एनर्जी पता चल गई, पोटेंशियल एनर्जी पता चल गई, तो ये आप यहाँ से टोटल मैकेनिकल एनर्जी बता सकते हैं कितनी होगी, 1/2 प्लस 1/3, और यहाँ पे है a r क्यूब। सो 5/6 a r क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, एक रेस्ट में है और एक मूव करता है किसी स्पीड से।
कोलिजन के जस्ट बाद क्या होता है कि ये दोनों पार्टिकल जो हैं ये 30-30 के एंगल बनाते हुए मूव करने लगते हैं। तो आपको V1 और V2 दोनों का रेशियो फाइंड करना है कितना होगा। तो एक क्वेश्चन देखने से बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिक जो है सिचुएशन लग रही है, तो यदि तुक्का मारने वाले लोग हैं तो उनका तुक्का ठीक हो सकता है। तो हम इसे पूरे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं कि मैं कह सकता हूं कि इस पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। पूरा सिस्टम में कौन कौन है, ये और ये, इस पर बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर द कोलिजन कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है पूरे सिस्टम के पास। इंडिविजुअल पे बात करें, इंडिविजुअल पे फोर्स है लेकिन पूरे सिस्टम पर फोर्स नहीं है। तो मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व करवा सकता हूं, हर डायरेक्शन में कंजर्व करवा सकता हूं। मैं एक्स में करवाऊं, वाई में करवाऊं, जेड में करवाऊं, हर डायरेक्शन में मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं कि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेता हूं v1 के। एक v1 का कंपोनेंट आएगा इधर v1/2 और एक कंपोनेंट इधर आएगा v1√3/2। ऐसे ही इसका कंपोनेंट कर लेंगे, आ जाएगा आपके पास v2√3/2, v2/2 होगा वैसे, v2/2, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपके पास v2√3/2। तो मैं पहले y डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराने वाला हूं। तो y डायरेक्शन में बात करें, y डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराइए। तो पहले किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, हमारे सिस्टम में जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं उनके पास y डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, इसका मतलब कोई भी लीनियर मोमेंटम नहीं है। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0 है इन y डायरेक्शन, और बाद में कितना हो गया है m इंटू v1/2 माइनस m इंटू v2/2। तो यहां से m से m हट जाएगा, 2 से 2 हट जाएगा, v1 की वैल्यू v2 के बराबर आ जाएगी और इनका रेशियो जो है कितना हो जाएगा आपके पास 1 के बराबर आ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 1 के बराबर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि एक डिस्क है और उसको एक कट कर लिया जाता है एक बड़ी डिस्क में से। तो आपको बताना है पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर लाई करने वाला है। तो हमारे पास जो पूरा सिस्टम अब बचा है वो ये वाला बचा है, इतना पार्ट हमने निकाल लिया है बाहर। तो इसको करने का तरीका क्या है कि हम इस सिस्टम में जोड़ देते हैं, यदि ये छोटा सा पार्ट, ये जो पार्ट निकाला गया है, हम कहेंगे कि भाई रो मत, तू तेरे अंदर से ये वाला पार्ट निकाल लिया है, किडनी निकाल लिया है इसका। तो हमने किडनी इसको वापस दे दिया। तो इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाएगा तो हमारा जो पूरा शरीर है वो कंप्लीट हो जाएगा। पूरा शरीर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। कोऑर्डिनेट्स को चेंज नहीं करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम वही रखना है, अभी भी ओरिजिन को वही मानना है जहां पर ये पहले था, कुछ इस तरीके से। ठीक है साहब, तो हमें इसका मास, हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम और इस सिस्टम को मिलाने से ये हमारा सिस्टम मिलता है। तो यदि इसका सेंटर ऑफ मास और इसका सेंटर ऑफ मास को कंबाइन किया जाए तो हमें इसके सेंटर ऑफ मास की इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। ये बात समझ में सबको आ गई साहब। अच्छा, तो हम यहां देखते हैं कि कितना एरिया इसका बचा है। तो एरिया इसका कितना है, πa² माइनस πa/2 का स्क्वायर। तो आ जाएगा आपके पास 1 - 1/4 यानी कि 3/4 ऑफ πa²। इसका एरिया देखें कितना है आपके पास, πa²/4, और इसका एरिया तो कितना हो जाएगा आपके पास डायरेक्टली πa²। तो यदि यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है कि एरिया जो है, इसका एरिया इसके एरिया से 1/3 है। तो जो मासेस हैं वो भी इसी रेशियो में डिवाइडेड होंगे बिकॉज यूनिफॉर्म बॉडी है। तो यहाँ पे मास यदि मैं 3m मान लेता हूँ तो यहाँ पे मास जो है आपको m के बराबर मिल जाएगा, और यहाँ पे जो टोटल मास है वो 4m रहा होगा। या फिर यहाँ टोटल मास m मानेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये m/4 और ये हो जाएगा आपके पास 3m/4, एक ही बात है। इसका सेंटर ऑफ मास नहीं पता है मुझे, तो मैं इसका x कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ xum। इसका x कोऑर्डिनेट बताइए कितना होगा। तो यहाँ से a और a/2, 3a/2 डिस्टेंस पे हमारा सेंटर ऑफ मास है 3a/2। तो इसका x कोऑर्डिनेट जो है सेंटर ऑफ मास का वो 3a/2 पे है। इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पर है, जो कि a डिस्टेंस पर है, जो कि a डिस्टेंस पे है x = a। सो आई कैन से कि इन दोनों का जो सिस्टम का जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है वो इसके बराबर होना चाहिए। सो आई कैन राइट a = इन दोनों के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास = m1 × x1, इसका मास 3m, इसका x कोऑर्डिनेट नहीं पता, प्लस m2 × x2, m × 3a/2
डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है आपके पास 4m के बराबर। तो इसको आप सॉल्व करिए भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से m और m जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4a इज इक्वल टू 3x प्लस 3a बाय 2। तो आपके पास 5/2a इज इक्वल्स टू 3x और x आपको मिल जाएगा यहाँ पे 5/6 इंटू ए। सो x की वैल्यू 5/6 इंटू ए जो है आपको मिलने वाली है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें दिया है कि एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है इतनी u i कैप और वो परफेक्टली इलास्टिकली कोलाइड करता है 3m मास के पार्टिकल के साथ। उसके बाद कहा है कि कोलिजन के बाद जो पहला वाला पार्टिकल है उसकी स्पीड v j कैप हो जाती है। तो आपको बताना है कि v की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, उसकी स्पीड जो है u है इस डायरेक्शन में। दूसरा पार्टिकल है जिसका मास कितना है 3m, वो है बेचारा रेस्ट पर। वो ये बिफोर कोलिजन की कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी है। कोलिजन के बाद ये भाई साहब क्या करते हैं, ये u स्पीड से ऊपर जाते हैं और इनका पता नहीं ये क्या करते हैं। तो मैंने मान लिया कि ये ऐसा कुछ चल रहा है, तो इसकी स्पीड का ही मान लीजिए, एक कंपोनेंट इस तरफ मान लीजिए, एक कंपोनेंट इस तरफ मान लीजिए। जब भी ऑब्लिक कोलिजन होता है, तो ये ऑब्लिक कोलिजन है, साफ साफ दिख रहा है, ऑब्लिकली मूव कर रहे हैं, तो आप हमेशा x और y दो कंपोनेंट्स मान लीजिए। यदि आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है कि ये जाएगा किधर, तो आप इसके दो कंपोनेंट मान लीजिए। किसी भी डायरेक्शन में मान लीजिए, इधर या इधर, इधर या इधर, या कहीं भी दो x और y डायरेक्शंस में आप कंपोनेंट इसके मान लीजिए, आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो मैंने मान लिया कि इसका एक कंपोनेंट जो है v1 इस तरफ है और एक कंपोनेंट जो है v2 इस तरफ है। तो अब मैं पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं दोनों डायरेक्शंस में, x में भी और y में भी। तो x डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने से आपको क्या मिलेगा, m इंटू यू प्लस 0 इज इक्वल टू m इंटू 0 प्लस 3m इंटू v1। तो यहाँ पे मैंने x डायरेक्शन में जो है मैंने मोमेंटम कंजर्व कर दिया है। ठीक, ये अटक गया है सब, ओके, क्रैश हो गया। तो आएगा 3m इंटू v1, 3m इंटू v1। तो आपको सॉल्व करेंगे इसे आप, m से m चला जाएगा, आपको मिलेगा यहाँ से v1 इज इक्वल टू u/3, इक्वेशन नंबर 1। अब आप y डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो y डायरेक्शन में आपके पास लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो आपको मिलेगा mu माइनस 3m इंटू v2 और इज इक्वल टू 0। इनिशियली 0 मोमेंटम था y डायरेक्शन में, बाद में इतना मोमेंटम है, m से m चला जाएगा तो आपको मिलेगा v2 इज इक्वल टू u/3, v2 इज इक्वल टू u/3। एक बार चेक कर लीजिए दोबारा से, यहाँ पे मास m, u, 3m, रेस्ट m इंटू 0, 3m इंटू v1। और यहाँ चेक करेंगे तो y डायरेक्शन में कोई भी नहीं है लीनियर मोमेंटम पहले, बाद में m इंटू यू और 3m इंटू v2। तो ये आपके पास v2 इज इक्वल टू u/3 आपको रिलेशन मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यूज कर सकते हैं। बिकॉज इलास्टिक कोलिजन जब होता है, जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो काइनेटिक एनर्जी जो है इनिशियल पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी फाइनल वो कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो आपको मिलेगा हाफ इंटू m इंटू यू स्क्वायर इज इक्वल टू, फाइनली यदि काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो आपको मिलेगा हाफ इंटू, ये v है जी, ये v है, ठीक है, ये u नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे भी हमने v लिख दिया है y डायरेक्शन में, तो इसको v कर लीजिए। सो v2 इज इक्वल टू v/3 आएगा, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी जो है कंजर्व करेंगे तो आपको मिलेगा हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 3m इंटू, और आपके पास जो स्पीड है फाइनली, ये दो कंपोनेंट्स हैं काइनेटिक एनर्जी में, आपको नेट स्पीड चाहिए तो इसका आ जाएगा आपके पास v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का अंडर रूट। तो आपको यहाँ मिलेगा 3m इंटू अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करिए चलिए। तो आपको यहाँ मिलता है हाफ इंटू m इंटू यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 3m इंटू, अब यहाँ पे देखिए v1 की जो वैल्यू है वो u/3 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा u स्क्वायर बाई 9 प्लस v2 स्क्वायर जो है, v2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, v/3 के बराबर है। तो आप यहां लिखेंगे इसे v स्क्वायर बाय 9
तो ये आपको यहाँ पे स्क्वायर मिलेगा। अब आप हाफ हाफ और हाफ को कैंसिल आउट कर सकते हैं, m और m को कैंसिल आउट कर सकते हैं, आपको मिलेगा u स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 3 प्लस वी स्क्वायर बाई 3। u की टर्म्स को इधर ले जाइए तो आपको मिलेगा 1 माइनस 1 बाई 3 दैट इज 2u स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू, इसको जोड़ दीजिए तो आपको मिलेगा 4 बाई 3 वी स्क्वायर। तो यहाँ से 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, आपको मिलता है v इज इक्वल टू यू बाय रूट 2। सो v इज इक्वल टू यू बाय रूट 2 आपको आंसर जो है यहाँ पे मिल जाने वाला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें दिया हुआ है आपको कि दो पार्टिकल्स हैं, इक्वल मास है जिनका m और उनकी इनिशियल वेलोसिटीज हैं ये, और वो आपस में जुड़ जाते हैं, मूव करने लगते हैं। आपको टोटल एनर्जी लॉस्ट बताना है पूरे सिस्टम का कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारे पास ये इनिशियली एक पार्टिकल है मास m का और ये मूव कर रहा है u स्पीड से, पार्टिकल दूसरा m मास का, वो u बाई टू दो स्पीड है इसके पास। कोलिजन के बाद ये दोनों चिपक जाते हैं, 2m मास जो है कंबाइन हो जाता है, एक साथ मूव करते हैं। तो मैंने मान लिया इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक v1 मान लीजिए और एक मान लीजिए v2 के बराबर, या v2 को ऊपर की तरफ मान लीजिए, v2 को मान लीजिए ऊपर की तरफ, कैसे भी ले सकते हैं। मैंने v2 ऊपर की तरफ ही ले लिया है बिकॉज मुझे पता है कि इनिशियल जो टोटल मोमेंटम है उसका एक कंपोनेंट बाई डायरेक्शन में भी आ रहा है, तो फाइनल मोमेंटम का भी एक कंपोनेंट बाई डायरेक्शन में आएगा, पॉजिटिव बाई डायरेक्शन में, इसलिए मैंने यहाँ पे v2 मान लिया। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप नीचे की तरफ भी मान सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा। अब हम दोनों डायरेक्शंस में हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते हैं, तो आपको मिलेगा यहाँ से m इंटू यू प्लस m इंटू यू बाई टू इज इक्वल टू m इंटू वी1। तो यहाँ से m चला गया, आपको मिलेगा 3u बाय 4। v1 की वैल्यू मिल जाती है आपको 3u बाय 4। अब आप y डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व करवा दीजिए तो आपको मिलेगा यहाँ से m इंटू यू बाई टू इज इक्वल टू 2m इंटू वी2। तो यहाँ से m चला गया, आपको मिलता है v2 इज इक्वल टू यू बाय 4। तो आपको v1 मिल गया, v2 मिल गया, आपको फाइनल स्पीड मिल चुकी है, तो आप लॉस निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी में। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, पहले काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की कितनी थी, निकाल लीजिए, हाफ इंटू m इंटू यू स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m इंटू u बाई टू, और u बाई टू इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, u स्क्वायर बाय 4 प्लस यू स्क्वायर बाय 4 रूट 2 टाइम्स u बाई रूट 2 आ जाएगा। तो ये रू बाई रूट 2 का स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है पूरे सिस्टम की, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखिए कितनी है, हाफ इंटू 2m इंटू v1 और v2 का रिजल्टेंट। तो v1 v2 का रिजल्टेंट देखेंगे तो आपको मिलेगा 9u स्क्वायर बाय 16 प्लस u स्क्वायर बाय 16। तो ये आपको लॉस यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, क्या, हाफ इंटू m इंटू यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो आपको देखिए क्या क्या यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ मिलेगा आपको 1 प्लस, यहाँ मिलेगा आपको 1 बाई टू माइनस, यहाँ मिलेगा आपको 10 बाई 16 और ये 10 बाई 8 यानी कि 5 बाई 4 मिलेगा आपको। इसको सॉल्व करिए, 3 बाई 2 यानी कि 6 बाई 4 माइनस 5 बाई 4 यानी 1 बाई 4, तो यानी आपको m u स्क्वायर बाई 8 जो है यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m u स्क्वायर बाई 8, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जिसमें दिया है कि एक अल्फा पार्टिकल है और वो उसका मास है m और एक 1D कोलिजन करता है, हेड ऑन कोलिजन करता है एक न्यूक्लियस के साथ जिसका मास हमें नहीं पता है, और ये पीछे वापस अपना पाथ जो है उसी पाथ को जो है रिट्रेस करता है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद 36% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी बचती है, 36%। तो आपको बताना है कि न्यूक्लियस का मास कितना है यदि ये सिचुएशन दे रखी है। तो मैंने माना कि हमारे जो न्यूक्लियस है उसका मास कैपिटल M के बराबर है। हमारा ये बच्चू जो है, ये अल्फा पार्टिकल, ये मूव कर रहा है u स्पीड से न्यूक्लियस की तरफ, न्यूक्लियस से टकराता है और इसका न्यूक्लियस मैंने मान लिया कितनी स्पीड से जाता है, v1 स्पीड से, और हमारा जो छुटकू है वो कितनी स्पीड से जा रहा है, v2 स्पीड से। हमें पता है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है इस न्यूक्लियस, इस अल्फा पार्टिकल के पास, वो 36% बची है अपनी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी की। तो मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू m इंटू वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.36 टाइम्स ऑफ हाफ इंटू m इंटू यू स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ m चला गया, ये 36 बाय 100 लिखा हुआ है, तो आपको मिल जाएगा v2 इज इक्वल टू 0.6 टाइम्स ऑफ u।
तो हमारे पास v2 की वैल्यू जो है यहाँ पे पता चल गई है। अब आप लगा सकते हैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आप यहाँ लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में m इंटू यू इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू माइनस v2 यानी कि 0.6 टाइम्स u प्लस कैपिटल M इंटू v1। तो यहां से आपको मिल जाएगा 1.6 स्मॉल m इंटू यू डिवाइडेड बाय कैपिटल M इज इक्वल टू v1। ये रिजल्ट आपको यहाँ पे अभी के लिए मिल जाएगा। और आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप लगाएंगे, अच्छा कोई नहीं दिया है इसको, अच्छा यही तो आपको निकालना है कि आपको निकालना क्या है कि कैपिटल M निकालना है और आपको स्पीड भी निकालनी है। इलास्टिक कोलिजन है, अच्छा इलास्टिक कोलिजन है तो आप यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला जो है फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1 है, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन। स्पीड ऑफ सेपरेशन कितना है आपके पास v1 प्लस v2 के बराबर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ अप्रोच कितना है u के बराबर। तो इसको सॉल्व करिए, आपको मिलेगा u इज इक्वल टू v1 प्लस v2। v1 की वैल्यू पता नहीं है, v2 की वैल्यू कितनी है 0.6 u के बराबर है, तो 0.4 टाइम्स u इज इक्वल टू v1 आपको मिल जाने वाला है। और v1 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो इन दोनों को यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको मिलता है 1.6 स्मॉल m इंटू यू बाय कैपिटल M इज इक्वल टू 0.4 टाइम्स u। तो u से u जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिलेगा कैपिटल M इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्मॉल m। 4 टाइम्स स्मॉल m जो है आपका आंसर यहाँ पे आपको मिलने वाला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जिसमें आपको पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। कहाँ पे होगा, ये रॉड रखी हुई है, ये रॉड जो है इसका लेंथ 2l है, इस रॉड का लेंथ l है, इस रॉड का लेंथ भी l के बराबर है। आप पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करिए कि आप इस रॉड की जगह सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम की कैलकुलेशन करने के लिए आप इन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की जगह इनके सेंटर ऑफ मास पे एक पॉइंट मास रख सकते हैं सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। सो इसकी जगह हम रख सकते हैं कि एक 2m मास का पार्टिकल रखा हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं l, l। इस कंपोनेंट की जगह मैं इसके सेंटर ऑफ मास पे एक पार्टिकल रख सकता हूं जिसका मास है m के बराबर और जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 2l, l/2। और इस कंपोनेंट की जगह एक मैं पॉइंट मास रख सकता हूं इसके सेंटर पे जिसके कोऑर्डिनेट्स, जिसका मास है m और जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2.5 टाइम्स l। ये x कोऑर्डिनेट हुआ, y कोऑर्डिनेट हो गया इसका 0 के बराबर। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं फॉर्मूला। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पूरे सिस्टम के का जो x कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का xcom इज इक्वल टू m1 इंटू x1 यानी कि 2m इंटू l प्लस m2 इंटू x2 प्लस m3 इंटू x3 डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है 2 3 4 4m। सॉल्व करिए इसे, यार m से m जो है सब कैंसिल आउट ही हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2l प्लस 2.5l डिवाइडेड बाय 4। सो 2 2 4 2 6 6.5/4 तो 65/40 जो है l आपको रिजल्ट मिलेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 13/8l आपको x कोऑर्डिनेट मिलने वाला है 13/8। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है x कोऑर्डिनेट में a वाला, तो हम a ऑप्शन ही टिक कर देंगे। और यदि एक से ज्यादा ऑप्शंस मैच होते हैं तो हम y कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक 20 kg का एक बच्चा है और वो एक 80 किलो के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है। कार्ट है एक, उस पे खड़ा हुआ है, 80 kg का कार्ट है। अब कार्ट और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन ना के बराबर है, यानी कि स्मूथ सरफेस पर एक आइस की शीट पर हमने एक कार्ट को रख दिया है, एक प्लेटफॉर्म को रख दिया है और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है बच्चा जो है मूव करने वाला है। अब इनिशियली दिया है कि एक दीवार से 25 मीटर दूरी है इस बच्चे की और बच्चा चलना स्टार्ट करता है, 10 मीटर चलता है उस कार्ट पर। तो आपको बताना है कि अब जो डिस्टेंस है उस बच्चे की वो कितनी होगी। तो लोग क्या सोचते हैं, पहले 25 मीटर था, 10 मीटर चल लिया तो 15 मीटर जो है डिस्टेंस आपको मिलने वाला है। तो वो ऑप्शन में है भी है ए ऑप्शन, लेकिन वो सही नहीं है। तो देखिए क्या इस क्वेश्चन में दिक्कत है, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो हमारे पास एक कार्ट है, इस कार्ट की कुछ लंबाई होगी जो हमें नहीं पता है और यहाँ पे एक दीवार है। दीवार कहीं भी मान सकते हैं, यहाँ मान सकते हैं, यहाँ मान लीजिए एक दीवार है, यहाँ एक बच्चा खड़ा है और बच्चे की दूरी जो है इस दीवार से वो कितनी है 25 मीटर के बराबर।
यहाँ ये स्मूथ ग्राउंड है, स्मूथ ग्राउंड है लाइक दिस। अब ये बच्चा क्या करता है, इस दीवार की तरफ चलता है, इस कार्ट के ऊपर। तो जब कार्ट के ऊपर ये चलता है तो कार्ट को अपने पैरों से ये पीछे की तरफ धकेलता है। इस कार्ट को रोकने वाला और कोई है नहीं, तो ये कार्ट धकेल भी जाती है, कार्ट ये धकेल भी जाती है। ये होता भी है। मान लीजिए ये टेबल मेरे सामने रखी हुई है, यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है, इस टेबल को मैं धक्का दूंगा और इस टेबल को रोकने के लिए फ्रिक्शन आ जाएगा कि भाई कहाँ ले जा रहा टेबल को। तो मैं कहूंगा यार मैं इसको धक्का देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कहेगा नहीं यार ऐसे कैसे दे सकता है यार, मैं हूं तो मेरे होते सोते मैं धक्का नहीं, मैं इसको मूव नहीं करने दूंगा। लेकिन यदि फ्रिक्शन नहीं होता और मैं इस टेबल को धक्का देता, टेबल जो है ये चलती चली जाती न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो ऐसे यहाँ पे कार्ट को रोकने वाला और कोई नहीं है। इसको रोक सकता था फ्रिक्शन, ग्राउंड और इसके बीच में, लेकिन अब वो फ्रिक्शन नहीं है तो इस कार्ट को कोई नहीं रोक पाएगा। कार्ट जो है पीछे की तरफ मूव करने लगेगी। ओहो, बच्चा कह रहा है मैं तो आगे जा रहा हूँ, ये तू भी पीछे जा रहा है, मेरा साथ जो है तू छोड़ रही है कार्ट, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैंने माना कि ये कार्ट थोड़ा सा पीछे चली जाती है। और कितना चली जाती है, मैं मान लेता हूं x डिस्टेंस ये कार्ट पीछे चली जाती है। ये कार्ट कितना पीछे चली जाती है, x डिस्टेंस पीछे चली जाती है। और बच्चा कितना आगे चलता है, बच्चा दिया है 10 मीटर वो कार्ट पर चलता है और कार्ट पीछे आ चुकी है x, बच्चा चला है आगे 10। तो मैं इफेक्टिवली बता सकता हूं कि बच्चा कितना चला होगा, बच्चा चला होगा आगे, बोलो बोलो, 10 माइनस x के बराबर चला होगा। तो सही बात है कि मैं 10 मीटर आगे चला हूं इस कार्ट पर, मैं उधर जाने की कोशिश कर रहा हूं 10 मीटर, लेकिन कार्ट जो है वो पीछे आ गई है, मुझे वो दूर ले आई है। तो इसका मतलब इफेक्टिवली मैं 10 माइनस x डिस्टेंस जो है आगे चल पाया हूं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो हम ये बात जानते हैं कि यदि सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास जो है रेस्ट पर रहता है। सेंटर ऑफ मास यदि इनिशियली रेस्ट पे है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट पे ही रहता है। तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा तो मैं रिलेशन लगा सकता हूं m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे बच्चा जो है 20 kg का है और वो कितना चला है आगे 10 माइनस x, प्लस जो प्लेटफॉर्म है 80 किलो का है, कितना चला है पीछे x, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं रिलेशन लगा सकता हूँ। तो यहाँ से 0 से 0 चला जाता है, आपको मिलता है यहाँ पे 20 माइनस 2x और माइनस 8x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 10x हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 2 के बराबर। तो प्लेटफॉर्म ओवरऑल 2 मीटर आगे खिसका है और ये बच्चा कितना चला है, ये 8 मीटर इफेक्टिवली आगे चल पाया है। तो बच्चा 8 मीटर आगे चला है। दीवार से पहले डिस्टेंस 25 मीटर थी, तो मैं कह सकता हूं अब जो दीवार से डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू 25 माइनस 8, कितना आ जाएगा आपके पास 17 मीटर जो है आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।